तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्यों पड़ गई। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मासेस हैं m1 m2 m3 डैश 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 अप टू m नंबर ऑफ मासेस है जो कि इस पार्टिकुलर एक्सिस से r1 डिस्टेंस r2 डिस्टेंस r3 डैश डैश अप टू rn डिस्टेंस पर है। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ये लिखोगे, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1, ओके, इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट I2, समझ रहे हो, I3 डैश डैश अप टू ऐड करो IN। I1 का वैल्यू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, उसी तरह से I2 का हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर, ओके, प्लस m3 r3 होल स्क्वायर डैश डैश डैश, इस तरह से mn rn होल स्क्वायर, लाइक दिस। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, समेशन mi ri का होल स्क्वायर वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। तो ये आपने क्या किया, पूरे सिस्टम ऑफ मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव होने जा रहा है ये। इसी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ने कहा कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इन सारे मासेस को जो है ना एक पॉइंट पर एज्यूम करो, एक पॉइंट पर एज्यूम करो, ठीक है, और इस पॉइंट का जो मास है वो टोटल मास के इक्वल रखो, मतलब सम ऑफ ऑल द मासेस, लाइक दिस। और कहा गया कि उसी एक्सिस को लेकर आओ जो एक्सिस यहाँ पर है, ओके, ये रहा वो सेम एक्सिस। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस मास को इस एक्सिस से इतनी दूरी पर रखो, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखो, के डिस्टेंस पर, सच दैट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इज इक्वल टू कैपिटल एम के स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, ओके। ये अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो उस केस में ये जो के है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड द एक्सिस, this distance is called radius of gyration, radius of gyration. Radius of gyration is the distance between the concentrated mass and the axis such that it will produce same moment of inertia as produced by the sum of moment of inertia of individual masses। सारे individual masses मिल करके जो moment of inertia produce कर रहे थे वो same moment of inertia इस point mass ने produce कर दिया जब उसको मैंने same axis से एक particular distance k पर रखा। इसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन सच दैट इट विल प्रोड्यूस सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज प्रोड्यूस्ड बाय दिस होल सिस्टम ऑफ मासेस। ये सारे मासेस जो मिलकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहे थे ये सिंगल उतना प्रोड्यूस कर रहा है। इस सिंगल मास को कहाँ पर आप रखोगे, यही है डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कई बार तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन बताओ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, वर्ड पर मत जाना, रेडियस ऑफ गायरेशन ये बेसिकली डिस्टेंस है, इसको रेडियस से कोई मतलब नहीं, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये लेंथ है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ओके। जब आप डायमेंशन चैप्टर कर रहे थे तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन पता है, एल होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतने बड़े कैलकुलेशन से आप बच सकते हो इसमें, ठीक है। इसको फर्दर और हम लोग अप्लाई करते हैं सॉलिड बॉडी के लिए। ये तो पॉइंट मासेस थे ना, अब सॉलिड बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे। ये बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का कितना होगा, डिस्क का कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, हॉलो स्फीयर का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चाहो तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला भी बना सकते हो, यहाँ देखो आई इज इक्वल टू, अगर आप लिख रहे हो एम के स्क्वायर तो के इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई बाई एम, आई बाई एम, ठीक है, आई बाई एम, ये इसका फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए, आई बाई एम। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रहा है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई, k का वैल्यू i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर m मास जो है वो कांस्टेंट, ठीक है, मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, मास वैसे चेंज नहीं होता है तो ये k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो k का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है, या इसका रिवर्स कहो कि अगर आपका k का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब मैंने आपको फर्स्ट के लिए क्लास में बता दिया था कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया इसको रोटेट कराने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको रोटेट कराने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब इसका ये मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। डिफिकल्ट टू स्टार्ट करने में मतलब रोटेट कराने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या डिफिकल्ट टू स्टॉप अगर रोटेट कर रहा है तो रोकने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, ठीक है। अब इसका बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर किसी सिस्टम का k का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा,
अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो इससे आप क्या समझते हो कि उस बॉडी को रोटेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उस बॉडी को स्टार्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। अगर वो रोटेट कर रहा है तो स्टॉप करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसको मैं बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो व्हील है, दोनों व्हील का मास सेम है, मगर दोनों का डायमेंशन डिफरेंस है, ये बड़ा व्हील है, ये थोड़ा छोटा व्हील, ठीक है। अगर दोनों का मास सेम है, इससे आप ये चीज समझो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये रोल कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर जो मासेस हैं वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, एक्सिस से काफी दूर पर डिस्ट्रीब्यूट है, सारा मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसके रिम पर, इसको रिम कहते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस केस में आप देखो, एक्सिस और मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो है गैप है वो ज्यादा है, इस केस में एक्सिस और मास डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का गैप जो है वो कम है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड मास। तो इस केस में आपका जो है आर का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इस केस में आर का वैल्यू कम है, ठीक है। इस केस में अगर आर का वैल्यू ज्यादा है, आर का वैल्यू ज्यादा है, इसमें आई का वैल्यू भी ज्यादा हो गया, इस केस में आई का वैल्यू कम हो गया, ओके। आई का वैल्यू ज्यादा है मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा है, इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम है। और मैंने अभी आपको बताया था जिस सिस्टम का आई का वैल्यू ज्यादा होता है उस सिस्टम को डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप होता है। मतलब ये बड़ा वाला व्हील को है ना स्टार्ट करने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ये छोटे वाले व्हील को। ये इजिली स्टार्ट नहीं होगा, ये इजिली स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो ये इजिली स्टॉप नहीं होगा, ये इजिली स्टॉप हो जाएगा छोटा वाला, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो बाइक होता है उसमें व्हील जो है वो काफी बड़े डायमीटर का होता है, और स्कूटी में जो व्हील है वो स्मॉलर डायमीटर का होता है, ठीक है। रीजन ये है कि बाइक के केस में बड़ा व्हील रखा जाता है, उससे बेनिफिट भी है और लॉस भी है, और स्कूटी के केस में छोटा व्हील रखा जाता है, उसका भी अपना बेनिफिट है अपना लॉस। एक एक करके समझो। बड़े व्हील का बेनिफिट ये है, बड़े व्हील का बेनिफिट ये है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट है, नो डाउट डिफिकल्ट टू स्टार्ट है, इंजन पर ज्यादा जोर पड़ेगा उसको स्टार्ट करने के लिए बाइक को, मगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना तो डिफिकल्ट टू स्टॉप भी है। मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बाइक चला रहे हो और बाइक का आप इंजन क्लोज कर दो, ठीक ना, तभी वो काफी दूर तक ऐसे ही बिना एफर्ट के बिना किसी इंजन के वो चलता रहेगा, ठीक ना। कॉल दो इंजन बंद है फिर भी वो काफी दूर तक ऐसे ही चलता रहेगा। बेस्ट एग्जांपल है बाइसाइकिल। दो टाइप का बाइसाइकिल आप देखो, एक बाइसाइकिल जिसमें बड़ा व्हील लगा हुआ, एक छोटा वाला बाइसाइकिल ले लो, ठीक ना, जो बच्चे लोगों के लिए होता है। बड़े वाले बाइसाइकिल में बेनिफिट ये रहेगा कि आपको स्टार्ट करने में पैडल पर बहुत जोर से एफर्ट लगाना पड़ेगा, मगर एक बार आप पैडल जो है ये अगर बड़े वाला व्हील अगर मूव करना स्टार्ट कर जाए बड़े वाला साइकिल, तो पैडल पर आप एफर्ट भी नहीं लगाओगे ना तो काफी दूर तक ये ऐसे ही चलता रहेगा बिना एफर्ट लगाए हुए, ठीक है। मगर छोटे वाले व्हील का बेनिफिट ये है और एडवांटेज ये है या डिसएडवांटेज ये है, छोटे वाले व्हील का आई का वैल्यू कम है, मतलब समझ रहे हो, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप, आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, आसानी से स्टॉप भी हो जाएगा। मतलब पैडल पर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे मूव करने लगेगा, ठीक ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाया मूव करने लगा, मगर जैसे ही पैडल पर आपने फोर्स लगाना बंद किया वो तुरंत रुक भी जाएगा, तो लॉस भी है। इसको मूव कराने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, मगर कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसको मूव कराने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मगर जब आप एफर्ट नहीं भी लगाओगे तो काफी दूर तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। स्कूटी में जो इंजन लगा होता है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, ठीक ना, इसीलिए उसमें व्हील छोटा रखते हैं, ठीक है। और इन बाइक में जो इंजन लगा होता है वो पावरफुल होता है, इसलिए उसमें व्हील जो है वो बड़ा रखते हैं। तो अपना एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। देखो, ये चीज आपने जनरली नोटिस किया होगा कि जो मॉल होता है, ओके, या कोई मल्टीप्लेक्स स्टोर होता है, वहां पर इस टाइप का डोर यूज किया जाता है जो 360 रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबव, ठीक ना। कुछ लोग इंटर भी हो रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी आ रहे हैं, ये डोर जो है वो पूरा 360 रोटेट कर रहा है। घर में जो हम लोग अपना डोर यूज करते हैं तो वो सिंपली ये वाला डोर यूज करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो यहाँ पर ये डोर यूज करना क्यों प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो रीजन इसमें ये दिया है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कह सकते हो आप कि क्योंकि मॉल में जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, लोगों का आने का और जाने का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो काफी लोग आ रहे हैं काफी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला डोर यूज करते हैं, मतलब रीजन है कि देखो इसमें जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के काफी पास पास है, ठीक है, एक्सिस के काफी पास है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करूँ तो ये सेंटर ऑफ मास इसका काफी क्लोज होगा एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास काफी क्लोज होगा एक्सिस से, तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ये कम है, के का वैल्यू इसमें कम है, ठीक है। इसमें के का वैल्यू कम है तो आई का वैल्यू भी कम हो गया, और आई का वैल्यू कम होने का मतलब समझ रहे हो, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप, मतलब ये आसानी से रोटेट करेगा, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप, मतलब लोग आएंगे आसानी से ये रोटेट करेंगे, ठीक ना, इजी टू स्टॉप भी हो जाएगा। ये डोर में बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका कॉन्सेंट्रेटेड मास है या सेंटर ऑफ मास है ये एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है, मतलब के का वैल्यू इसमें ज्यादा है, इसमें आई का वैल्यू भी ज्यादा है, मतलब डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप,
ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि जहां लोगों का आना जाना काफी है तो वहां पर ऐसा डोर लगाना चाहिए जहां पर वो इजी टू स्टार्ट हो और इजी टू स्टॉप हो, इसीलिए ये वाला डोर प्रेफर किया जाता है, ये रीजन है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास दो एग है, ओके, दो एग है आपके पास, आपको इसमें बताना है कि कौन सा एग जो है वो बॉइल्ड है और कौन सा एग जो है वो सिंपल रॉ एग है। ठीक है, बिना उसको ओपन किए, बिना उसको तोड़े बताना है कि कौन सा इसमें बॉइल्ड है और कौन सा जो है सिंपली अनकुक्ड एग है। छूना नहीं है, दोनों का टेम्परेचर मैंने सेम कर दिया है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो आप एक काम करो, दोनों को रोटेट कर दो, इस एक्सपेरिमेंट को आप करना, दोनों एग को जो है एक साथ रोटेट कर दो सेम स्पीड से ऑलमोस्ट। ठीक है, कौन पहले रुक जाएगा? देखो, अगर मान लो ये बॉइल्ड एग है तो बॉइल्ड एग पता है आपको अंदर से क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, और जो सिंपल एग रहेगा उसके अंदर लिक्विड होगा, और जब आप रोटेट करोगे तो वो लिक्विड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक्सिस से दूर चला जाएगा, एक्सिस से दूर चला जाएगा। तो इस केस में जो है वो के का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, मतलब काफी देर बाद रुकेगा, इसमें टाइम ऑफ रोटेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेमी सॉलिड के केस में जो है सेंटर ऑफ मास इसके काफी क्लोज रहेगा एक्सिस के, इस केस में के का वैल्यू कम है तो आई का वैल्यू भी कम है। ठीक ना, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप, इसका टाइम ऑफ रोटेशन जो है वो कम रहेगा, तो ये पहले स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप, तो आपको पता चल जाएगा जो पहले रुक रहा है वो आपका बॉइल्ड है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, अगर आपके पास कोई रिंग है, ये रहा रिंग, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, अगर ये एक्सिस है इसका, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो अगर मैं इस रिंग को, अगर मैं इस रिंग को एक पॉइंट बना दूं, ये पॉइंट मैंने बना दिया, इस पॉइंट का मास एम है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सेम एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से मैं कितनी डिस्टेंस पर रखूं, कितने डिस्टेंस पर रखूं सच दैट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। तो मैंने ये मास को एम रखा, इसको के डिस्टेंस पर रखा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया एम के स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि एम आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एम के स्क्वायर के इक्वल है, एम से एम कैंसिल, इससे ये सॉल्व हो गया कि के का वैल्यू जो है वो आर के इक्वल होगा। इससे ये समझ में आया कि अगर आप रिंग को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो उस पॉइंट को जो है उसके रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर रख दो, उसके रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर उस एक्सिस से रख दो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम प्रोड्यूस करेगा एज प्रोड्यूस बाय दिस रिंग। ठीक है, और भी एग्जांपल समझो, अगर मैं कहूँ कि ये रिंग नहीं होकर के डिस्क होता, ओके, ये डिस्क होता, तो बताओ डिस्क के केस में इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आता? तो आप कहोगे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाले एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो मुझको करना क्या है कि इस पूरे डिस्क को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके, और इस पॉइंट को सेम एक्सिस से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना है, सेम एक्सिस से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना है, और उस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया है के। तो इस के का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, इसका मतलब के इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज के कम आउट टू बी आर बाई रूट टू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप रिंग को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे तो उस पॉइंट को उस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, रूट आर बाई रूट टू डिस्टेंस पर आपको रखना पड़ेगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम प्रोड्यूस करेगा एज प्रोड्यूस बाय दिस डिस्क। ओके, ऐसे करके आप सभी का निकाल सकते हो, स्फीयर का फाइंड आउट कर सकते हो, सॉलिड स्फीयर का फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एक चीज इसमें कॉमन है, देखो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो, के इज इक्वल टू आर, के इज इक्वल टू आर बाई रूट, मतलब के का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है अंडर रूट कोफिशिएंट इंटू आर, ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे पैटर्न को तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। जैसे रिंग के केस में कोफिशिएंट कितना था, 1 था, इसीलिए के का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट कोफिशिएंट 1 इंटू आर, ये आया। ठीक, डिस्क के केस में कोफिशिएंट जो था इसका देखो कितना था, 1/2 था, 1/2 था, तो इसका अंडर रूट किया मैंने, देखो हुआ क्या, 1/√2 लाइक दिस। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँ कि स्फीयर का क्या होगा, तो सिंपल है अंडर रूट 2/5 इंटू आर होगा, आर जो है वो रूट में नहीं है। उसी तरह से हॉलो स्फीयर का क्या होगा, अंडर रूट 2/3 आर होगा। सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट कोफिशिएंट इंटू आर।